चलिए दोस्त, मैं हरिश्चंद्र यादव फिर से आपको अपने YouTube चैनल रसायन गंगा में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में हमारी आपसे बात क्लोज पैकिंग की हो गई थी। क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड में क्लोज पैकिंग किस प्रकार से होती है, हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर लिया था। और अब हमने बताया भी था कि आने वाले वीडियो में, जो कि आज होगा, इसमें हम चर्चा करेंगे ठोस की दोषों के बारे में, यानी ठोस में डिफेक्ट कैसे पाया जाता है। तो आज उस डिफेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो हम ये जानें ठोसों में डिफेक्ट होता क्या है। डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोसों में दोष जिसको कहते हैं। तो दोष से पहले तो ये जान लें कि ठोस निर्दोष कब होता है। निर्दोष कहने का मतलब जिसमें दोष ही ना हो। तो दोष तब नहीं होगा कि जब उसके अवयवीकरण एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे, एक अच्छे पैटर्न में होंगे, उसमें कहीं गैप नहीं पाया जाएगा, तो वह ठोस बिल्कुल कह सकते हैं शुद्ध ठोस होगा। और ऐसा माना जाता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी क्रिस्टल में जो उसके अवयवी कणों की व्यवस्थाएं होती हैं वो नियमित होती हैं, और जब ये व्यवस्थाएं नियमित हो जाती हैं तो वह ठोस एक परफेक्ट ठोस हो जाता है, परफेक्ट सॉलिड होता है। अब इसी परफेक्ट सॉलिड में यदि उसके पाए जाने वाले अवयवी कणों के अरेंजमेंट में गड़बड़ी आ जाए, अरेंजमेंट सही से ना हो, या अरेंजमेंट के दौरान कहीं गैप हो जाए, खाली स्थान पाया जाए, तो हम कहते हैं यह क्रिस्टल दोष युक्त है। आज उसी के बारे में हमको पढ़ना है, कैसे कैसे दोष पाया जा सकता है। तो छोटे मोटे एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। हम कोई ठोस लेते हैं, यानी कि AB कोई ठोस है और यह एक आयनिक ठोस है। हम इसको आयनिक ठोस लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है जैसे A प्लस B माइनस, यहाँ पर B माइनस A प्लस, यहाँ पर फिर जो है B माइनस A प्लस। इस प्रकार से कोई जालक बना हुआ है B माइनस, इस प्रकार से कोई जालक बना हुआ है, और यह एक परफेक्ट सॉलिड देता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं AB हर जगह पर देख रहे हैं कि बैलेंस है, A B के बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। तो ये जो सॉलिड है इसको आप कह सकते हैं एक परफेक्ट सॉलिड है, एक आदर्श है, एक आइडियल सॉलिड है। लेकिन अब करें क्या, यदि हम A को हटा करके हम यहाँ कर दें, तो ये वाला स्थान देखिए, यहाँ पर एक गैप हो गया। गैप होने के बाद जो यहाँ पर उपस्थित आयन था वो इंटरस्टिशियल गैप में चला गया, नहीं अंतराकाशी अवकाशों में चला गया। अंतराकाशी अवकाश में चले जाने से इसके वजन में तो कोई कमी नहीं आई, और वजन में भी कमी नहीं आई, और साथ साथ देख रहे हैं ये गैपिंग कर दिया, ये गैप हो गया। तो गैप होने से ही उसमें उत्पन्न हो जाता है दोष। फिर आगे चले, ये भी हो सकता है, इसी में हम दूसरे को भी समझा देते हैं, हो सकता है ये A पॉजिटिव और B नेगेटिव, यहाँ से गायब कर देते हैं, A पॉजिटिव और B नेगेटिव दोनों ये गायब हो जाए। अच्छा, जब दोनों गायब हो जाएगा तो जो इनकी संख्या है, जो भी पहले संख्या थी, A 6 था, B भी 6 था, अब उनकी संख्या में कमी आ गई। अब उनकी संख्या में अगर कमी आ गई, इसका मतलब इनका वजन यानी इनका घनत्व भी कम हो गया। तो यह भी एक दोष का एक प्रकार हो सकता है। इस प्रकार से बराबर विपरीत आवेश के आयन गायब हो जाएं, क्रिस्टल जालक को छोड़ करके हट जाए,
तो यह भी दोष का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अच्छा, कुछ और भी हैं कारण जो दिखाते हैं, पहले हम एक आदर्श क्रिस्टल बना करके आपको समझाते रहें। ये हो गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कोई बी नेगेटिव ही हम गायब कर दें और उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन ले आए। अब बिल्कुल ये देख रहे हैं, पहले आदर्श था, एक परफेक्ट सॉलिड था, अब बी की संख्या ही यहाँ कम हो गई, इसका मतलब इसमें इम्परफेक्शंस आ ही गया। चलिए, इस प्रकार से हो सकता है, फिर हम बी रख देते हैं ताकि ये एक परफेक्ट सॉलिड बनी रहे। अच्छा, ये भी हो सकता है यहाँ से हम 2A को गायब कर देते हैं तो ये गैप पाया गया, और दोनों A के स्थान पर हम 2 पॉजिटिव लगा देते हैं, क्योंकि दोनों के पास AA पॉजिटिव था तो मिला करके 2 पॉजिटिव हो गया। अच्छा, आयन 2 गायब हुए हैं और एक पर डबल आवेश आ गया है, मतलब कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया जैसे A पॉजिटिव प्लस A पॉजिटिव, यानी हम अब मैथ के रूल पर नहीं चलेंगे, ऐसे समझिए कॉमन लेकर के कि A के ऊपर 2 पॉजिटिव लगा दिए तो एक A की कमी इसमें पाई गई, एक धनायन की कमी पाई गई। मतलब हमारे कहने का केवल मतलब इतना है कि किसी सॉलिड में इम्परफेक्शंस पाया कैसे जाता है, कि यही सब तरीके हैं जिससे सॉलिड में इम्परफेक्शन पाया जाता है, और इस प्रकार से पाए जाने से इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने दोष पैदा किया तो इसके साथ साथ कुछ गुण भी आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ही गुण आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन आ गया, वो चलेगा, धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत धारा बहेगी। तो उसमें जो आगे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होता है उसमें से सब भी रोल है, लेकिन अभी हम दोष पढ़ रहे हैं। अब दोष को हम पहले 2 भागों में बांटते हैं। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं कि जो डिफेक्ट होता सॉलिड में वो कितने प्रकार का होता है। ये केवल एक भूमिका थी, हमने भूमिका बनाने का प्रयास किया कि कम से कम जानें कि ठोस में दोष कैसे उत्पन्न होता है। तो दोष तो सब इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने बताया, उत्पन्न होता था। ये ठोस में दोष की एक भूमिका थी। अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर। वो ओरिजिनल टॉपिक क्या है? डिफेक्ट इन सॉलिड। सॉलिड में दोष कैसे पाया जाता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम प्रकार बना लें। ये 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है स्टाइकियोमेट्रिक, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको हम कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष, और दूसरा होता है रस समीकरण मितीय दोष। 2 दोष होते हैं मुख्य प्रकार से। इन्हीं 2 प्रकार के दोषों में सारे दोष समाहित हो जाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, इसमें आवेश
धनायन और ऋणायन दोनों बराबर होते हैं, यानी कि विपरीत आवेश की जो संख्या होती है वह बराबर होती है, जिसे हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। कमियां आएंगी लेकिन उनका जो रस समीकरणीय गुण होगा वो कम नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कोई क्रिस्टल बना हुआ है A6B6 से, इसका मतलब 6 A पॉजिटिव है और 6 B नेगेटिव है। अगर हम बात करें इनके अनुपात की, 1:1 के अनुपात में है। यही है रस समीकरण मितीय, दोष नहीं, रस समीकरण मितीय है, यानी ये मान बराबर होगा। यदि हम ऐसा करें 5A पॉजिटिव और 5B नेगेटिव, तब भी इनका अनुपात जो होता है वह 1:1 ही आता है। यानी कि इस प्रकार के दोषों में होता क्या है कि जो इनका आदर्श सूत्र होता है उसमें उपस्थित आयन होते हैं, वो दोष से पहले भी और दोष के बाद भी पुराने वाले अनुपात और नए वाले अनुपात दोनों बराबर होते हैं। पुराने वाले अनुपात का मतलब ये रहा कि जो सूत्र हमें शुरुआत में मिला था दोष से पहले, उसमें A और B की संख्या 6 थी, उनका अनुपात आ गया था 1:1। सपोज कीजिए दोष ऐसा पैदा हुआ कि A भी गायब हो गए और B भी गायब हो गए, लेकिन दोनों बराबर गायब हुए। इस प्रकार के दोष में होगा भी ऐसे। जो कुछ होना होगा वो पुराना जो अनुपात है, एक आदर्श सॉलिड के सूत्र में उपस्थित जो आयनों का जो अनुपात था, वह अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद भी होगा। तब ऐसे दोष को हम बोलेंगे रस समीकरण मितीय दोष। अच्छा, यही इसमें नहीं हो पाता है। अरस समीकरण मितीय में यही चीज़ें नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर जो मूल सूत्र होगा, आगे चल करके इस मूल सूत्र में परिवर्तन हो। कैसे? जैसे मान लीजिए A की संख्या 6 और B की संख्या 6, यानी कि A बराबर 6, B बराबर 6। ये एक आदर्श सूत्र था, यानी आदर्श ठोस का सूत्र था। ये आगे चल करके हुआ कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव था, आगे चल करके ये हुआ कि मान लीजिए A एक गायब कर दिया, तो जब A एक गायब कर दिया तो A बराबर होगा कितना? 5। और B भी एक गायब कर दिया, अब इसकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अब 5 हो गई वो ठीक है, लेकिन अब अगर ऐसे मान लेंगे तो ये हो जाएगा रस समीकरण मितीय दोष में। अब लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है, ये A एक गायब करके 5 बना दिया, B एक गायब करके 5 बना दिया, लेकिन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहीं से आकर के इसमें चले आए। अब पता चला कि A की संख्या 5 रह गई, B की संख्या 5 रह गई, उसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी सूत्र में ऐड हो जाएगा, जबकि इसके पहले नहीं था। तो इस प्रकार के दोष इस अरस समीकरण मितीय दोष में आते। अभी हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे, पहले हम इसे पूरा कर लें, फिर इसको हम विधोत जैसे जैसे पाए जाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम रस समीकरण मितीय दोष में इसके कुछ प्रकार हैं, उस प्रकार को लेकर के चर्चा करते हैं। आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। बस करना क्या है कि सारी बातों को ध्यान से सुनना है और नोट भी करना है। चलिए देखते हैं, पहला जो रस समीकरण मितीय दोष है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। ये एक है शॉर्टकी, एक का नाम है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल डिफेक्ट, ध्यान से देखिए,
पहले हम बात करेंगे साटकी दोष की। साटकी वास्तव में साटकी दोष एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, जिनका नाम ही था साटकी। 1930 में ठोस के दोषों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आयनिक ठोसों के बारे में। तो उन्होंने पाया क्या कि विपरीत आवेश के आयन जब बराबर की संख्या में गायब हो जाए, यानी क्रिस्टल जालक को छोड़ करके चले जाते हों, तब इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। साटकी के नाम पर ही साटकी दोष बनाया, यानी अपने नाम पर उस दोष को दे दिया और कहा गया साटकी दोष। यह एक प्रकार का आयनिक दोष है, आयनिक दोष है। आगे इसमें भी आयनिक दोष होगा, अब वो फ्रेंकल के नाम से दिया जाएगा। तो पहले हम साटकी का पढ़ लेते हैं, क्या है साटकी दोष। जैसे मानिए कि कोई आयनिक क्रिस्टल है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं इसमें इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अच्छा, इस प्रकार के दोष के लिए कुछ प्रमुख शर्तें हैं। प्रमुख शर्तें ये होती हैं कि इस दोष को पाए जाने के लिए विपरीत आयनों का होना आवश्यक होता है। तो विपरीत आयन तो होंगे ही, सोडियम भी पॉजिटिव होगा और क्लोराइड माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा। अगर पोटेशियम क्लोराइड की बात होगी तो पोटेशियम पॉजिटिव होगा और क्लोराइड माइनस में होगा। सीजियम क्लोराइड हो सकता है। इस प्रकार जो है हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का। अभी हम शर्त बता देते हैं इसका क्या क्या शर्त होना चाहिए। देखिए, पहली शर्त है कि इस प्रकार का दोष ऐसे क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है कि जो आयनिक हो। ये आयनिक हो तो अपना जो सोडियम क्लोराइड है वो आयनिक है, इसको हम विधिवत जानते हैं। जब ये टूटेगा तो Na पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। अच्छा, दूसरी बात ये होती है इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाला हो ऊंचा होना चाहिए। ऊंचे का मतलब लगभग 6 से 8 के बीच होना चाहिए। ये जो इसको हम बोलते हैं उप सह संयोजी संख्या। हमने पहले आपको बता दिया है उपसह संयोजी संख्या क्या होता है कि जितने परमाणु किसी केंद्रीय गोले से सटते हों उनकी संख्या ही कहलाती है उपसह संयोजी संख्या। तो साटकी दोष में लगभग 6 से 8 उपसह संयोजी संख्या वाला क्रिस्टल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि जो इसमें आयन हो उनकी आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान हो, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। इनकी आयनिक त्रिज्याओं में बहुत ज़्यादा का अंतर ना हो। हम लिख सकते हैं जो आयनिक त्रिज्या हो वो लगभग समान होनी चाहिए, और सोडियम क्लोराइड में ऐसा होता है। तो चलिए, ये थी 3 प्रमुख शर्तें। अब हम बना देते हैं इसमें आयनिक क्रिस्टल का जो सॉलिड पहले बना दे, एक आदर्श सॉलिड बना दे, उसके बाद दोष को दिखाते हुए हम समझाएं इसे। जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये इसको जोड़ देते हैं एक आयनिक जालक ताकि आपको लगे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। ये एक परफेक्ट सॉलिड का जालक तैयार हो गया है। इसमें करना क्या है, हम संख्या को पहले देख लें। 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर के सोडियम की संख्या है 6 और Cl नेगेटिव की संख्या भी है 6। यदि ऐसा करें, एक नेगेटिव आयन सोडियम
और एक क्लोराइड और एक ये सोडियम पॉजिटिव, इन दोनों को बराबर मात्रा में गायब कर देते हैं। और जब बराबर मात्रा में गायब कर दिए तो ये स्थान रिक्त हो गया। अच्छा, जब स्थान रिक्त हो गया तो यही स्थान जो रिक्त दिखाई दे रहा है ये इसके दोष का कारण बन गया। अच्छा, जब रिक्त हो गया तब भी हम देख रहे हैं जो पहले एक अनुपात था 1:1, वो बाद में भी वही अनुपात आ गया 1:1। इससे इसकी पुष्टि हो गई। यह रस समीकरण मितीय दोष के ही अंतर्गत आता है। इसमें विपरीत आयन के आवेश बराबर की संख्या में गायब होते हैं। एक प्रभाव, शर्त तो पढ़ रही हैं, एक इफेक्ट भी पड़ता है सॉलिड पर। ऐसा नहीं कि शर्तें तो तय हैं लेकिन इससे प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव पड़ता है उसके डेंसिटी पर, इस क्रिस्टल जालक के घनत्व पर। अब खुद सोचिए, यदि यहाँ पर Cl नेगेटिव था, Na पॉजिटिव था, इसका घनत्व कुछ और रहा होगा। और जब ये दोनों गायब हो गए इसके घनत्व में कमी आ गई। तो स्पष्ट हो गया कि जो शॉटकी डिफेक्ट होता है उसमें क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आ जाती है। बस ये बहुत मोस्ट रहा कि घनत्व की कमी कहाँ आती है, तो सीधा सा आप शॉटकी डिफेक्ट की ओर ही नज़र डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर विपरीत आवेश बराबर की संख्या में गायब हुए हैं लेकिन उसके आदर्श सूत्र में उपस्थित आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। 1:1 पहले भी था, 1:1 अब भी है। तो इस प्रकार से ये रहा शॉटकी दोष। और यदि आपको कोई दिक्कत हो याद करने में तो बस आप एक शब्द शॉर्ट याद कर लेंगे। शॉटकी को शॉर्ट से, यानी शॉर्ट हो गया, जैसे विद्युत में होता है, कहते कहीं लाइन शॉर्ट हो गई, भाई जल गया, जलने का मतलब खत्म हो गया, वो तार जल गया, बेकार हो गया। तो ऐसे ही शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होने का मतलब जल गया, ये इतना नष्ट हो गया। इस प्रकार से हम शॉटकी दोष को जान लिए। अब बात करते हैं दूसरे दोष की, जो रस समीकरण मितीय दोष वह भी है, वो है आपका फ्रैंकल। फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष भी एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष होता है। इसमें क्या होता है, हम एक जालक ले लें तो जालक से पहले उसी एग्जाम्पल को लें जो शर्तों को पूरा करता हो। जैसे हमने पहले वाले में बताया कि कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को अगर वो सॉलिड पूरा करता है तो उसमें दोष भी आएगा। इसी प्रकार से फ्रैंकल दोष को प्राप्त करने के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें कौन कौन सी हैं हम जान लेते हैं। पहली शर्त ये है कि उसे आयनिक होना चाहिए। चलिए हम लिख देते हैं, पहली शर्त आयनिक होना चाहिए। शर्त नंबर 2, उनके जो त्रिज्याओं का कह सकते अंतर है वो ज़्यादा होना चाहिए। त्रिज्याओं का अंतर ज़्यादा, यानी कि हम लिखें आयनिक त्रिज्याओं का अंतर अधिक होना चाहिए। त्रिज्याओं का अंतर अधिक होना चाहिए। अब वो अधिक कौन दे पाएगा, अधिक जैसे दे पाएगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgI दे पाएगा सिल्वर आयोडाइड। इस प्रकार से इसमें त्रिज्याओं का जो अंतर होगा वो अधिक पाया जाएगा। अच्छा, इसमें तीसरी बात है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए वो कम होना चाहिए। पहले तो ज़्यादा था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। अब हम चलते हैं इस दोष को उत्पन्न करने के लिए किसी एक एग्जाम्पल के सहारे
समझते हो है होता कैसे है, वो दोष उत्पन्न कैसे होता है। तो चलिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को लेकर के हम चर्चा करेंगे। Ag प्लस होगा, Br माइनस होगा, Ag प्लस होगा, Br माइनस होगा, यहाँ पर Vr माइनस होगा और Ag प्लस। इसी प्रकार से हम बढ़ाते जाएंगे, जोड़ते भी जाएंगे। Ag प्लस, Br माइनस। चलिए दोस्त, इस प्रकार से AgBr का एक जालक तैयार हो गया। AgBr का जालक तैयार हो गया और हमने कहा था शुरू में इसमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के बीच में काफ़ी अंतर होना चाहिए। वो अंतर है, Ag छोटी त्रिज्या है, Br बड़ी त्रिज्या है और नेगेटिव जानते भी हैं इसकी त्रिज्याएं बड़ी होती हैं। तो फ्रैंकल दोष में होता क्या है कि जैसे ये Ag है, इसकी त्रिज्या छोटी है, चलिए छोटी त्रिज्या है तो ये गायब हो गया। अच्छा ध्यान देंगे, यदि गायब ये हो गया तो गया कहाँ। यदि हम इसको क्रिस्टल से ही हटा करके गायब कर दें तो ये रस समीकरण मितीय नहीं रह जाता है। इस बात को भी ध्यान देंगे। कारण ये कि हमने रस समीकरण मितीय में क्या बताया कि धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जो पूर्ववत था वही वर्तमान में भी होना चाहिए। कहने का मतलब जब ठोस बिना दोष के था उस दौरान आयनों का अनुपात क्या था, और जब ठोस दोष से पूर्ण हो गया, दोषारोपित हो गया, तो उस समय आयनों का अनुपात क्या है। तो रस समीकरण मितीय में बताया गया उनके आयनों का अनुपात नियत होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं पॉजिटिव की संख्या को बढ़ा दें, नेगेटिव की संख्या को बढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं। उदासीनता बना होना चाहिए। तो उदासीनता बना तब होगा जो Ag पॉजिटिव यहाँ था वो अपने केवल स्थान को छोड़ करके वो चला जाए बीच में। बीच में मतलब अंतराकाशी अवकाशों में चला जाए। ये Ag का स्थान ये था, Br का स्थान ये था, Ag का स्थान ये था, Br का स्थान ये था। बस ये अपने स्थान को छोड़ करके इन तीनों के कोने पर कहीं बीच में, यानी कि जहाँ वो रिक्त स्थान पाए जिसको अंतराकाशी अवकाश कहते हैं, यहाँ चला जाए तो ये स्थान खाली हो जाता है। और जब ये स्थान खाली हो गया तो हम देख रहे हैं जो एक क्रम है, एक पैटर्न है, वो गड़बड़ हो गया। और जब यही पैटर्न गड़बड़ हो जाता है तो क्रिस्टल में डिफेक्ट पाया जाता है। और इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है इसी को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। और फ्रैंकल डिफेक्ट नाम से ही हम जान सकते हैं कि फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया होगा। होगा नहीं है, ये तो केवल आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने ही इस प्रकार के दोष को स्पष्ट किया। हाँ, अब हम देखेंगे इस दोष के बाद इस क्रिस्टल जालक पर प्रभाव क्या पड़ा है। हमने पिछले वाले में बताया था घनत्व, डेंसिटी पर प्रभाव पड़ा था। क्या यहाँ पर डेंसिटी का कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। रीजन, Ag बस अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ पर चला आया, तो इसका मतलब इसके डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार से यह फ्रैंकल दोष इसमें AgBr में पाया गया। तो कैसे कैसे यहाँ देख रहे हैं, जो Ag की संख्या पहले 6 थी और Br की संख्या भी पहले 6 थी, वो दोष पाए जाने के बाद भी वही 1:1 ही बना रहा। इसमें बस Ag ने अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके अंतराकाशी अवकाश में चला गया है। इस प्रकार से रस समीकरण मितीय में जो दो दोष थे वो इस प्रकार से थे। अब हम चलते हैं दूसरे दोष में। वो दूसरा दोष है अरस समीकरण मितीय दोष। क्या होता है अरस समीकरण मितीय दोष? बस इसी का एकदम उल्टा।
अरस समीकरण मितीय दोष। अब देखिए उसमें क्या था कि एक आदर्श ठोस में जो सूत्र बना था उसमें उपस्थित आयन का जो अनुपात था और दोष होने के बाद भी उनके आयनों का अनुपात वही बना रहता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो ये होगा कि जो ठोस एक आदर्श सूत्र रखता है, आदर्श सूत्र का मतलब दोष से पहले का जो सूत्र रखता है, उसमें उपस्थित जो आयन होते हैं, आगे जब उसमें दोष पाया जाए तो उस दौरान उनके आयनों के अनुपात में डिफरेंसिटी आ जाए, डिफरेंट हो जाए। ए की संख्या 6 थी, बी की संख्या 6 थी, अब आगे चल करके पता ये चले कि धनायन की संख्या तो वही रह गई लेकिन ऋणायन की संख्या घट गई। या ऐसा भी हो सकता है धनायन की संख्या कम हो गई, ऋणायन की संख्या बढ़ गई, इस प्रकार से हो सकता है। अब ऋणायन की संख्या को बैलेंस करने के लिए, यानी कि बी नेगेटिव की संख्या को बैलेंस करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया, धनायन की संख्या को बैलेंस करने के लिए कोई धनायन आ गया, बैलेंस करना है। अब जैसे यहाँ से 2 ए पॉजिटिव गायब हो गए, उसके स्थान पर एक ही आ जाए 2 पॉजिटिव वाला, ये भी कंडीशंस हो सकते हैं कि 2 ए पॉजिटिव गायब हो जाए, उसकी पूर्ति के लिए, आवेश की पूर्ति के लिए ए के ऊपर 2 पॉजिटिव वाला आ जाए। मतलब एक चीज़ दोनों में कॉमन मिला हमको, चाहे स्टाइकियोमेट्रिक हो चाहे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हो, कि हमें दोष तो पढ़ना है लेकिन उनकी जो उदासीनता है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। कैसे? हमने बताया यदि ये ए 2A हो गया, दोनों ए के पास एक पॉजिटिव था, यह इसमें से ये दोनों गायब हो गए, उसके स्थान पर ए पॉजिटिव 2 पॉजिटिव वाला एक ए आ गया, यानी आवेश जो 1 और 2 वो 2 आवेश आ ही गया। अच्छा, जब बी गायब हुआ था एक नेगेटिव लेकर के, उसके आवेश की पूर्ति के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनी होनी चाहिए, दोनों में ये एकदम कॉमन है, चाहे स्टाइकियोमेट्रिक हो चाहे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। यहाँ पर इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी है, चाहे वो फ्रैंकल दोष हो चाहे साटकी हो, चाहे अभी हम अरस समीकरण मितीय में भी कंडीशंस लागू करते हैं, कैसे क्या होगा आगे देखते हैं। तो हमने समझा क्या कि न्यूट्रलिटी जो हो इनकी वो बनी हो और इनका जो आयनिक अनुपात हो वो डिफरेंट हो सकता है। पहले वाले में तो नहीं हुआ था लेकिन इसमें हो सकता है, होगा भी। चलिए, अगर इसी प्रकार की बातें रहीं तो कभी कभी होता क्या है, धनायनों की संख्या बढ़ जाती है और कभी कभी होता क्या है, ऋणायनों की संख्या घट जाती है। अब हम चलते हैं, यदि हम धनायनों की संख्या बढ़ाएं तब क्या होगा, यानी ये कह सकते हैं धातु आधिक्य दोष। एक होता है धातु आधिक्य दोष होता है ये, और एक होता है धातु न्यूनता दोष। इसको हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा होता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। धातु न्यूनता दोष। अच्छा, एक चीज़ और, धातु होता क्या है, अगर ये बातें न कन्फर्म हो तो हम समझ नहीं पाएंगे। धातु का मतलब जो धनायन बनाने की क्षमता रखते हों, ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जो धनायन बनाने की क्षमता रखें वही धातु कहलाते हैं। अब धातु को हम एक ABCD के रूप में ले लें,
वो बात की बात है एग्जाम्पल में क्या आएगा, चाहे ZNS हो, ZNO हो, FeO हो, तो यहाँ पर ये सब पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। ये तो उसके स्पेशल एग्जाम्पल है, लेकिन हम A और B से लेकर काम चलाते हैं। अब जो देखिए धातु आधिक्य दोष, जैसे AB से बना कोई क्रिस्टल हो, A पॉजिटिव का हो और B नेगेटिव का हो। A पॉजिटिव का मतलब ये धात्विक नेचर को दिखाता है और B नेगेटिव ये अधात्विक नेचर को दिखाता है। लेकिन हमने कॉमन में क्या लिया, धातु आधिक्य, और यहाँ लिया क्या, धातु न्यूनता। एक बार ऐसा होगा धातु आधिक्य दोष पढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ेंगे धातु न्यूनता दोष। अच्छा चलते हैं, जैसे एक कोई है AB क्रिस्टल है जिसमें A और B है, A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है। अभी मान लेते हैं A की संख्या 6 थी और B की संख्या भी 6 है। अच्छा, जब दोनों का चार्ज बराबर हो तो न्यूट्रल भी होंगे और साथ साथ ये भी है कि एक आदर्श क्रिस्टल भी होंगे। ये अभी बिना दोष के हैं। हमें यहाँ पर धातु को बढ़ाना है, तो धातु को बढ़ाना तो दो दशाएं हो सकती हैं। पहला क्या, पहला तो ये है A को 6 ही रखिए और B को 5 कर दीजिए। बहुत आसान सा है। धनायन की संख्या जो 6 पहले थी उसको वैसे ही रखिए और ऋणायन की संख्या जो 6 थी उसमें से 1 कम कर दीजिए। जब 1 कम करके इसे देखेंगे तो यहाँ 6 यहाँ 5, इसका मतलब इसमें धातु आयनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए धातु आधिक्य कहलाएगा। अच्छा, एक प्रकार ये हो गया। अब बात आती है आवेश तो नहीं संतुलन है। भाई आवेश संतुलन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, केवल आयनिक अनुपात बराबर नहीं हो गए, हमने पहले बताया था। अच्छा, एक प्रकार तो ये हो गया, धातु आधिक्य का एक प्रकार ये हो गया, धनायन की संख्या को ज्यों का त्यों रहने दिया, ऋणायन की संख्या को बढ़ा दिया। अच्छा, दूसरा क्या होगा, इसका जो दूसरा पार्ट है, धातु की संख्या को 7 कर दीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा दीजिए, एक पॉजिटिव और ले आइए और इसकी संख्या जो 6 थी उसको 6 ही रखिए। तो तरीका दोनों है। तो इस प्रकार से धातु जो आधिक्य दोष होते हैं वो 2 प्रकार से लाए जा सकते हैं। 2 प्रकार से ऐसे लाए जा सकते हैं, एक बार हम धातु आयन को स्थिर रखें और ऋणायन की संख्या को कम कर दें, उसके स्थान पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भेज दें ताकि इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो इस प्रकार से धातु आधिक्य यह भी रहा। और दूसरा जो टाइप रहा जिसमें धनायन को ही बढ़ा दें, A पॉजिटिव की संख्या को बढ़ा दें और B नेगेटिव की संख्या को ज्यों के त्यों रहने दें। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो भी धातु आयन की संख्या बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब मेटल एक्सिस 2 प्रकार से लाया जा सकता है, एक इसे स्थिर रखकर और एक इसे बढ़ा करके। तो हम दोनों को समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के कैसे कैसे होता। अभी धातु न्यूनता को इसके बाद देखेंगे, पहले एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसे अच्छे से देख लेते हैं। तो धातु आधिक्य दोष में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड के जालक में कैसे ये दोष को उत्पन्न करते हैं। पहले हम इनका क्रिस्टल जालक तैयार करें, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का। यहाँ पर Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव और यह Na पॉजिटिव का। इस प्रकार से Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ ध्यान से देखेंगे सारे के सारे आवेश Na पॉजिटिव बराबर है 6 और Cl नेगेटिव बराबर है 6। यानी अभी एक कुल मिलाकर के एक आइडल सॉलिड बना हुआ है, इसमें अभी कोई भी कमी नहीं पाई गई है, यानी कि अभी ये निर्दोष है। अब हमें करना क्या है, हमने शुरू में बताया यहाँ आपको मेटल एक्सेस की बात करना है।
धातु आधिक्य की बात करना है, धातु आयन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल रहा। हम पहले इसको एक बंद कर दें, बंद करने के बाद हम करेंगे क्या, गर्म करेंगे इसको। और गर्म किसके साथ करेंगे, सोडियम के साथ, सोडियम वाष्प के साथ गर्म करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, जब हम सोडियम वाष्प के साथ गर्म करेंगे ये, तो ये बनाएगा सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव बनाएगा। इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। सपोज करिए बंद है, नीचे सोडियम को रख करके गर्म कर रहे हैं। जब सोडियम को रख कर गर्म करेंगे तो ये चेंज होगा सोडियम पॉजिटिव में, और इसका जो हम बैलेंसिंग स्थिति में लाएंगे, तो जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं लगाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहा है ऐसा, और इलेक्ट्रॉन निकालने पर तत्वों पर धन चार्ज आ जाते हैं, पॉजिटिविटी चार्ज आ जाती है। अब देखिए इस Cl को इस इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत क्या है, ये कहीं जाए पॉजिटिव मिल जाए इसको, और ये सोडियम क्या चाहता है कि कहीं से कोई नेगेटिव आ जाए। तो इस जालक में पूरे हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा, तो क्या Cl। अब Cl क्या होगा, धीरे धीरे गलेगा, पिघलेगा, और पिघल करके ये चला आएगा इसके पास, और जब इसके पास आएगा ये, तो ये बना लेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अच्छा जब ये चला आएगा यहाँ पर, तो ये रिक्त स्थान हो जाएगा। अब उस रिक्त स्थान के होने के कारण इसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता। कौन सा बैलेंस, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी का, विद्युत उदासीनता इसकी गड़बड़ हो जाती है। तो इसे पूर्ति करने के लिए यहाँ चला जाता है इलेक्ट्रॉन, और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऐसी दशा में Na की संख्या तो 6 ही रह गई, लेकिन Cl की संख्या यहाँ पर 5 हो गई, और बराबर करने के लिए कौन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इनके ठोस में उपस्थित आयनों का अनुपात था, अब वो नहीं सही रहा। पहले तो 1:1 था, लेकिन अब देख रहे हैं ये 6 और 5 आ गया। इलेक्ट्रॉन का कोई अनुपात तो माना नहीं जाएगा, तो इनका जो अनुपात रहा अब वो सही नहीं रहा। और जब नहीं सही रहा, इसी दोष को तो हम क्या बोलेंगे, अरस समीकरण मितीय दोष। और अरस समीकरण मितीय दोष के साथ साथ इसमें मेटल की अधिकता पाई गई, यानी धात्विक आयन की अधिकता पाई गई। और यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ एक नई चीज़ जो ये आप यहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के आ जाने से इसमें आती है एक प्रॉपर्टी कलर की, रंग देने का गुण आ जाता है, और इसे कहते हैं एफ सेंटर, या इसको वर्ण केंद्र भी कहते हैं। कहीं कहीं पूछता है वर्ण केंद्र की स्थिति कब आती है, तो वर्ण केंद्र की स्थिति प्रायः धातु आधिक्य दोष वाले ठोसों में आती है, क्योंकि वहाँ से नेगेटिव आयन गायब होंगे, और नेगेटिव आयन की पूर्ति करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो यहाँ पर कलर आ जाएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है उसका कलर पीला होता है, यानी कि यह पीले रंग का एफ केंद्र बनाता है। तो ये रहा है आपका मेटल एक्सेस। अब हम चलते हैं जहाँ पर मेटल डिफिशियंसी हो। मेटल डिफिशियंसी का मतलब जहाँ पर धातु आयनों की संख्या कम हो जाए। तो चलिए देखते हैं धातु आयनों की संख्या कैसे कम होगी। अब इसके लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल बनेगा FeO का। FeO। अच्छा ध्यान देने वाली बात एक और है इसमें, उसको भी बताते चले कि जो मेटल हाँ ठीक है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पाया जाएगा, वह उसी में पाया जा सकता है जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन या वेरिएबल बैलेंसिंग रिप्रेजेंट करने वाले धनायन उपस्थित हों।
तो हमें पता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं चाहे जिस सीरीज के हों, आगे पढ़ेंगे डी ब्लॉक, लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता और उनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता रहता है, मतलब एडजस्ट हो लेते हैं। वो 2 पार्टिव भी दिखा देते हैं, 3 पार्टिव भी दिखा देते हैं और 1 पार्टिव भी दिखा देते हैं। धातु हैं और डी ब्लॉक के तत्व हैं, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, यानी कि जैसी आवश्यकता पड़ी निगेटिव के साथ वैसे ही वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी इस बात को जानना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हमने बता दिया कि जैसे आयरन की बात करें तो आयरन में Fe2 पार्टिव भी बनाने का गुण होता है और Fe3 पार्टिव बनाने का भी गुण होता है। इसी बात को लेकर के, इसी जानकारी को लेकर के हमने एग्जाम्पल लिया है FeO। अभी देखेंगे, एक जालक तैयार करेंगे, उसी जालक में आपको मेटल डिफिशियंसी एकदम समझ में ही आ जाएगा। चलते हैं, हम लेते हैं FeO। Fe के ऊपर 2 पार्टिव होता है, O के ऊपर 2 नेगेटिव, Fe के ऊपर 2 पार्टिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव। फिर यहाँ पर O के ऊपर 2 नेगेटिव, Fe के ऊपर 2 पार्टिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से ये, फिर आगे चलेंगे, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव और O 2 नेगेटिव, Fe 2 पॉजिटिव और O 2 नेगेटिव। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, हमें मेटल डिफिशियंसी करना है, यानी धन आयनों की संख्या को कम करना है। चलिए, यहाँ पर एक Fe, एक Fe और एक Fe, जब हम इन 3 धन आयनों को गायब कर देते हैं, अच्छा FeO का इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, Fe2 पार्टिव की संख्या 6 थी और O2 नेगेटिव की संख्या भी कितनी थी, 6। उस दौरान ये एक शुद्ध ठोस बना हुआ था। लेकिन अब यहाँ से 3 Fe2 पार्टिव गायब हो गए हैं। अच्छा, जब 3 Fe2 पार्टिव गायब हो जाएंगे तो कहने के मतलब 6 पार्टिव गायब हो गया, 6 पार्टिव गायब हो गया। अच्छा, 6 पार्टिव गायब हो गया तो इसका मतलब ये भी हो गया, इसमें जो हमने शुरू में बताया कि इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनाए रखना है वो बिगड़ गया, जालक भी बिगड़ गया अपना और इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी भी बिगड़ गया। और हमने उसी दौरान एक बात और बताया कि इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी कभी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो आयनिक साम्य है, यानी कि कह सकते हैं आयनिक उदासीनता है, वो बनी होनी चाहिए। और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं 6 चार्ज गायब हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को तो दूर करना ही पड़ेगा, यानी कि आयनिक उदासीनता को इसमें बनाए रखना है। तो उसे करने के लिए हम क्या करें, यदि हम Fe3 पार्टिव की संख्या 2 ले आएँ, Fe3 पार्टिव की संख्या 2 ले आएँ तो जो हमारा गायब हुआ था 6 पार्टिव वो हमें मिल जाता है। हुई बात कि जब हम Fe2 पार्टिव 2 गायब किए थे, 2 क्या 3 गायब हुआ था, हमने 2 ही लिखा, 2 दूनी 4, हमने 2 दूनी 6 कर दिया था। अब हुआ ये 6, यहाँ पर अब ये 3 गुणे 2, इसका न्यूट्रलिटी तो हो गया, हिसाब किताब इसका बराबर हो गया। हाँ, लेकिन एक समस्या है, यहाँ Fe की संख्या 6 थी, लेकिन जब इसमें दोष पाया गया उस दौरान Fe की संख्या 3 गायब हुआ था, 2 ही आया, Fe की संख्या 5 हो गई, 5 हो गई। इसमें 2 तो रहे Fe3 पार्टिव वाले और 3 रहे Fe2 पार्टिव वाले। फिलहाल वहाँ पर Fe ही लिखा जाएगा, यानी Fe की संख्या 5 हो गई और 5 होने से ये स्पष्ट हो गया इसमें मेटल डिफिशियंसी है। और हम रख देते हैं, ये जालक बन गया। यहाँ पर Fe3 पार्टिव और Fe3 पार्टिव, 2 बार Fe3 पार्टिव रख देंगे तो इसका जो उदासीनता है वो बरकरार बना रह जाएगा। लेकिन एक अभी इसमें Fe की कमी है और हम कमी वाला पढ़ भी रहे हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इस प्रकार से आपको
स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोनों की परिभाषा और दोनों को एक अच्छे एग्जाम्पल से हमने बताने का पूर्ण प्रयास किया। और मेटल डिफिशियंसी का भी जो रहा उसको भी तैयार करवाया गया Fe3 पार्टी को रख करके। और इसमें जो कह सकते हैं मूल बताया हमने कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में वही धनायन भाग लेंगे जिसमें बदलने का गुण पाया जाता हो। वो बदलने का मतलब उसमें अपनी संयोजकता को बदलने का गुण पाया जाता हो। तो सबसे अच्छा डी ब्लॉक का तत्व ही है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टियां पाई जाती हैं। एस ब्लॉक ना तो ऐसा कर पाता है और ना ही पी ब्लॉक कर पाता है। तो धनायन में अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक के ही एलिमेंट हैं, चाहे आयरन हो, चाहे निकिल हो, चाहे जिंक हो, कुछ भी हो, लेकिन डी ब्लॉक अगर एलिमेंट है तो ये सारी प्रॉपर्टियां उसमें पाई जाती हैं और ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को पैदा कर सकता है। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ करके समझ करके पूरा कर लिया। आपको ठोस में जितने भी टॉपिक थे उन सब को बड़े अच्छे ढंग से हमने बताने का प्रयास किया और हमें इस बात का भी विश्वास है कि आप लोग इसे देखते होंगे, इसको समझते भी होंगे और आपकी अपनी जो समस्याएं हैं इस चैप्टर से संबंधित सारी की सारी दूर हो गई होंगी। और एक आप लोगों से इस वीडियो के अंत में एक गुजारिश है, वो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी गुजारिश है। जैसे जो हमने पढ़ाया आपको समझ में भी आया, ऐसा कमेंट में आ भी रहा है। यदि आपको समझ में आया तो जैसे हम आप लोगों के लिए इतनी देर से मेहनत करके पढ़ाया हमने और इससे पहले भी तैयारी करके आपको जितना हमसे हो सका अच्छे से अच्छे लेक्चर को देने का प्रयास भी किया। तो यदि हम इतना परिश्रम करके आप लोगों के पास तक अच्छी अच्छी जानकारियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो आप लोग बस करना कुछ नहीं है, इसी जानकारी को एक चैन के रूप में आगे बढ़ाने का काम करना है। जैसे आपके संपर्क में बहुत सारे मित्र होंगे, वो भी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते होंगे, तो उनको भी इस प्लेटफार्म से जोड़ने का प्रयास करिए। अच्छा, इस प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, आप रसायन गंगा लिखेंगे, रसायन गंगा, रसायन गंगा पर जब जाएंगे यूट्यूब पर, फिर वहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल का आइकॉन दिखेगा और उस आइकॉन के नीचे हमारे जितने वीडियो हैं वो सब पड़े होंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा ही वीडियो है। आप उसको शेयर करिए, इतना ही काम करना है, अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि उनको भी इस रसायन विज्ञान का लाभ हो सके। बस और कुछ भी नहीं कहना है हमें, और कुछ कहना ही नहीं है। बस आप लोग खूब जम के शेयर करिए, खाली खूब जम के शेयर करिए ताकि ये विश्वास हो जाए लोगों को कि हाँ, केमिस्ट्री पढ़ना कैसे है, केमिस्ट्री कितना ईजी है। बस आप लोग केवल एक काम यही करिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए केमिस्ट्री कठिन है। हम आपको सरल से सरल, जितना आप सोचे नहीं होंगे उससे भी ज़्यादा सरल करके आपको केमिस्ट्री क्लास देंगे, ये विश्वास रखिए। और अब फिर से वही बात, आप खूब जम के शेयर कीजिए और कुछ भी मत करिए। आप पढ़ने के दौरान बस एक क्लिक करना है, शेयर शेयर, और लाइक भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और सब्सक्राइब करने के लिए सलाह भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए अपना समय भी दिया होगा और हमें विश्वास है इसमें भी समय देंगे, आपको अच्छा लाभ